Once again, good morning all of you. आपको बेटे वो बुक शेयर कर रहा हूँ। बेटे बुक डिस्प्ले में आ गई। सभी बच्चों को बुक दिख रही है बेटे? यस सर। ओके। आज का बेटा जो टॉपिक है, इस टॉपिक में जैसे कि हम लोगों को सबको पता है कि हम लोगों ने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इतनी बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर ली थी ना? कुछ भी नहीं आ रही सही आप। आवाज आ रही कि नहीं आ रही प्रॉपर? ये सर। हाँ ठीक है। पिछले दिनों जो हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था, आपने देखा होगा, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। इसमें हम लोगों ने व्हाट आर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, इस पे हमने डिस्कस किया था। एंड देयर आर 3 मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन एंड नंबर 3 रेडिएशन। और इन तीनों पर हमने प्रॉपर डिस्कशन किया था। आज उसके आगे 2-3 पॉइंट है छोटे छोटे, वो हमें करने हैं। उसके बाद ये यूनिट आज फिनिश हो जाएगी और ध्यान से समझना है और प्रॉपर वे में इसको प्रैक्टिस में लेना है। साथ ही साथ इसे आपको मेमोराइज भी करना है। डेली का काम बेटा डेली करते रहना, जिससे गड़बड़ ना हो। आपका लोड ज्यादा है, अगर देखा जाए तो सिलेबस आपका ज्यादा है, तो थोड़ा ढंग से इसको प्रिपेयर करना है, आपको लापरवाही नहीं करनी है। तो आइए, आज का जो बेटा टॉपिक है वो हमारा है थर्मल कंडक्टिविटी। नेम ऑफ द टॉपिक इज थर्मल कंडक्टिविटी, जो मैंने अभी सर्कल किया हुआ है। तो थर्मल कंडक्टिविटी आखिर होता क्या है? सबसे पहले हमें यही सीखना है कि व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉलिड is a measure of ability of the solid to conduct the heat through it. It means thermal conductivity सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का मेजरमेंट दिखाता है, जो कि इस बात को डिस्प्ले करेगा कि किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड से हीट किस प्रकार से कंडक्ट कर सकती है। जैसे कि हम सिंपल सा एग्जांपल लें, आप सभी जानते होंगे, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कॉपर वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, एल्यूमिनियम वायर के थ्रू कंडक्ट करती है, सिल्वर वायर के थ्रू कंडक्ट करती है, और सबसे अच्छी कंडक्टिविटी सिल्वर वायर की होती है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। उसी उसी प्रकार से जैसे वो प्रॉपर्टी करंट की है, सिमिलर प्रॉपर्टी ये आपके जो डिस्प्ले में आ रहा है वो थर्मल कंडक्टिविटी को हमें लेना है। इट मींस थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉलिड इज मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द सॉलिड टू कंडक्ट द हीट थ्रू इट। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो सबसे पहले हमें क्या सीखना होगा? सबसे पहले हमें देखना होगा कि कुछ स्टेट्स होते हैं, उन स्टेट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे।
उनको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे कि पहला हमारा आता है स्टेडी स्टेट, आपके सामने स्क्रीन में डिस्प्ले में आ रहा है, सभी बच्चे रीड भी करें इसे ध्यान से। स्टेडी स्टेट क्या होता है? स्टेडी स्टेट की हिंदी होती है साम्य अवस्था, यानी कि बैलेंसिंग स्टेट एक प्रकार से आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। द स्टेट ऑफ द रॉड इन विच द टेम्परेचर ऑफ ईच पार्ट बिकम कॉन्स्टेंट एंड देयर इज नो फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। कहने करते हुए हम दूसरे एग्जांपल के थ्रू चलें। जैसे कि आपको मैंने आप भूखे हैं, हमने आपको खाना खिलाया, आपका पेट भर गया। अगर एकदम पेट भर गया, अगर हम आपको और खाना खिलाएंगे तो आप और खाना नहीं खा सकते, उसे हम क्या बोलेंगे, भाई आपकी पीक रीच कर गई। उसी प्रकार से ये हम इस पर्टिकुलर सॉलिड के टर्म में बोलेंगे कि स्टेडी स्टेट आ गया है, जिससे फर्दर हम अगर उसको हीट देते किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को, तो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, रिफ्यूज कर देता है एब्जॉर्प्शन से। It means the state of rod in which the temperature of each part becomes constant and there is no further absorption of heat. हीट का जो ट्रांसफर होता है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उसमें थर्मल कंडक्टिविटी सबसे अहम है, थर्मल कंडक्टिविटी हमें सीखना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने दो बेटे फेसेस लिए। इन दोनों फेसेस में आपको नजर आ रहा होगा, चित्र मैंने आपके सामने डिस्प्ले में डाल दिया है फिगर। There are two faces in figure 7.5.2. The first बेटा देखो, इस चित्र में आप सभी बच्चे फोकस करें, ये सामने दिए, इसमें देखिए, that is your hot face, another face is your cold face. Hot face lying at a temperature T1, while cold face is lying at a temperature T2. You know, heat is transfer always from hot phase to cold phase, as we tell you in earlier classes. जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हीट का जो फ्लो होता है वो हमेशा हॉट फेज से कोल्ड फेज की तरफ होता है। इसलिए मैंने हॉट फेज का टेम्परेचर, सपोज वी आर अज्यूमिंग द टेम्परेचर ऑफ हॉट फेज इज T1 and temperature of cold phase is T2, then the transfer of heat from hot phase to cold phase, जो हीट का ट्रांसफर होगा वो हॉट फेज से कोल्ड फेज की तरफ होगा। Then what practically it is found that if delta Q be the small amount of heat conducted through the solid in small time interval t delta t, so practically it is found that the rate of conduction of heat, it means delta Q upon delta t, we are talking about delta Q upon delta t, the rate of conduction of heat from hot phase to cold phase, that is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ हॉट फेस। ये जो पर्टिकुलर एरिया है हॉट फेस का, हमने माना कि वो एरिया ए है, तो ये देखा गया कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट यानी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ हॉट फेस। एरिया ऑफ हॉट फेस के क्या होगा, ये इक्विवेलेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अर्थात एरिया ऑफ हॉट फेस कम तो ट्रांसफर ऑफ हीट कम, एरिया ऑफ हॉट फेस ज्यादा तो ट्रांसफर ऑफ हीट ज्यादा, सिमिलर पैटर्न पर। Second case, we are talking about second case. The rate of transfer of heat also directly proportional to change in temperature. यानी हॉट फेज से अगर कोल्ड फेज के टेम्परेचर को घटा दें तो जो चेंज इन टेम्परेचर आता है, जिसे हम टेम्परेचर डिफरेंस कहते हैं, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हम लोग सभी बच्चे कॉमनली चीजों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आवर थर्ड पॉइंट, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, rate of transfer of heat also inversely proportional to distance between hot phase and cold phase। हमने माना ये hot phase है, ये cold phase है, इन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो हमने सपोज डेल्टा x मान लिया, then it is found that 1 upon delta x inversely proportional to distance between hot phase and cold phase। अर्थात अगर हॉट फेस कोल्ड फेस के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो रेट ऑफ फ्लो घट जाएगा, अगर हॉट फेस और कोल्ड फेस की दूरी कम कर दी जाए
तो रेट ऑफ जो फ्लो है हीट का वो बढ़ जाएगा। इफ वी कंबाइन ऑल दीज थ्री फैक्ट्स, अगर हम इन्हीं तीनों फैक्ट्स को आपस में क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, देन वी गॉट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी directly proportional to A delta T upon delta X, delta T upon delta X। हमने इसी बात को बेटा सामने रख दिया, and we got delta Q upon delta T equal to, if we remove this proportionality sign, we have used a constant, suppose that constant is K, that is also called coefficient of thermal conductivity. So delta Q upon delta T equal to Ka delta T upon delta X. This is your major formula of the day, which represent where K coefficient of thermal conductivity. आपका K क्या represent करेगा, coefficient of thermal conductivity। आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मेनी टाइम्स, ये बहुत बार पूछा गया है। Define coefficient of thermal conductivity. To define the coefficient of thermal conductivity, suppose area of hot phase is treated as 1 square meter. Delta T upon delta X is suppose unit. Then how you can define? You can define the coefficient of thermal conductivity of a solid is equal to rate of flow of heat per unit area and per unit temperature gradient. Here delta T upon delta X is called temperature gradient। इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। आगे हम चलते हैं, यहां तक बेटा किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अभी तक हमने जो सीखा है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर एक बार और रिपीट करना। एक बार और ले ले बेटा। देखिए, हमने बोला कि अगर हम एक हॉट फेस ले लेते हैं, एक कोल्ड फेस ले लेते हैं, सिंपल सी बात है। अगर हॉट फेस का टेम्परेचर कितना है, T1 है, कोल्ड फेस का टेम्परेचर कितना है, T2 है। हॉट फेस और कोल्ड फेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा X है। हॉट फेस का सरफेस एरिया कितना है, A है, ये हमने माना। तो आप सभी जानते हैं कि देयर इज अ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट फेस टू कोल्ड फेस, यानी कि T1 से लेकर T2 तक ही टेम्परेचर का फ्लो होगा। तो प्रैक्टिकली ये फाइंड किया गया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ हॉट फेस। दिस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी also directly proportional to delta T. This is also find that, and also inversely proportional to the distance between hot phase and cold phase, यानी कि divided by delta X। अगर हम इन सारी बातों को एक साथ मर्ज कर दें, सारी बातों को क्या करें, एक साथ हम मर्ज करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, हमारे रिजल्ट आएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। अगर बेटे हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, then we have used a constant and suppose that constant is k. If constant is k, then we get here delta q upon delta t equal to, we have used a constant, suppose that constant is k, a delta t अपॉन डेल्टा एक्स। ये बात मैंने बोली, ये हमारा आज का फॉर्मूला था, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। हियर के इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिफाइन करने का बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जरा देखिए। व्हाट आर द लॉजिक? द लॉजिक इज, भाई हमारे पास फार्मूला क्या है, वी हैव ए फार्मूला डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। हमने बोला कि इफ ए इक्वल टू 1, इफ टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स हियर सेट टू बी टेम्परेचर ग्रेडियंट इज आल्सो 1, ये भी हमारा 1 है, ये भी हमारा 1 है, देन यू कैन सी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के। बस हमें यही डिफाइन करना है।
coefficient of thermal conductivity of a solid is equal to rate of flow of heat of unit area and unit temperature gradient. In this way you can define the coefficient of thermal conductivity, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। आप देखिए वही डेफिनेशन मैंने सेम यहाँ पर लिखी हुई है। अब बताइए बेटा, किसी को कोई डाउट? बोलते रहो बेटे, किसी को कोई कष्ट है क्या? सर आगे बढ़ते हैं, चलिए। कुछ बातें ऐसी हैं, there are few things which are very very important for this year examination, and that one is your few notes as given here. कुछ नोट्स हैं जो आपके लिए दिए गए हैं, उन नोट्सों को आपको प्रॉपर ध्यान में देना है। जैसे द फर्स्ट थिंग इज द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के डिपेंड्स ओनली ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल। ध्यान रखिएगा, अभी अभी हमने ये सीखा कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। तो अगर हम के की वैल्यू को निकालते हैं तो बहुत सारे यहाँ पर आपके देखिए पैरामीटर्स आ रहे हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है बताइए के किस चीजों पर डिपेंड करता है, तो बच्चे कहते हैं हीट पर डिपेंड करता है, टी पर डिपेंड करता है, एक्स पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें नहीं होती, ये चीजें हमें आपको खास करके यही चीज ध्यान रखना है कि के सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है बेटे, बताइए। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड ओनली, किस पर डिपेंड करेगा बताइए? नेचुरल एंड मटेरियल। हाँ, ओनली नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रकृति पर। नेचर इन द सेंस प्रकृति, आपका मटेरियल कैसा है। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जैसे सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, 3 प्रकार के मैंने मटेरियल आपको अभी बताए। इन तीनों प्रकार के जो मटेरियल है इनके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी वो अलग अलग है। सिल्वर की सबसे बेस्ट है, लेकिन हम सिल्वर वायर नहीं यूज करते, क्यों? क्योंकि मच एक्सपेंसिव वायर है, थोड़ा महंगा तार है, इस कारण से हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। जो सस्ता वायर होता है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अच्छी कंडक्टिविटी किसकी होती है? सिल्वर वायर की। आइए नेक्स्ट पॉइंट, SI यूनिट इज, द SI यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज वाट per meter per Kelvin. This is the SI unit of thermal conductivity. I have always been memorized watt per meter per Kelvin, and its CGS unit is calorie per centimeter per degree Celsius. Second things that is also very important, if K is larger, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके थर्मल कंडक्टिविटी लार्जर हो तो वो किसके लिए हो सकती है? दैट इज फॉर ओनली गुड कंडक्टर। अगर आपके पास गुड कंडक्टर है तो इस प्रकार को दिखाएगा कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? लार्जर है। अगर वो इंसुलेटर है दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी इज स्मॉल। ध्यान रखिएगा, गुड कंडक्टर की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी? लार्जर होगी। इंसुलेटर की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी? बहुत ही स्मॉल होगी। फॉर परफेक्ट कंडक्टर, जो परफेक्ट कंडक्टर होता है जिसे आप सुपर कंडक्टर कहते हैं, फॉर परफेक्ट कंडक्टर द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज इनफाइनाइट। उसके लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। फॉर परफेक्ट इंसुलेटर, अगर इंसुलेटर आपका परफेक्ट है उसके लिए बेटा थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? 0 होती है। तो ये 2-3 खास बातें हमें ध्यान में रखनी है। अगली बात क्या है? अगली बात है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। मेमोराइज करिए, हमने इस फार्मूले को आपको करवाया हुआ है जब हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा था, उसमें ये चीज कराई गई थी आपको। नेक्स्ट पॉइंट, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एच, हीट को हम इसको बोलते हैं। एंड दिस इज अनदर फार्मूला, delta Q upon delta T equal to H, that is also equal to delta T। मैंने इसमें चेंज मेड क्या क्या ये पहले वो हम सीख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला है डेल्टा Q T इक्वल टू के ए डेल्टा T अपॉन डेल्टा X। ये फार्मूला अभी अभी हमने डिराइव किया। ये क्या था? ये था रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये क्या था बेटे? ये था कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या है? ए द एरिया ऑफ हॉट फेस
डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स क्या था? टेम्परेचर ग्रेडियंट। हमारे पास एक वेरिएबल डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, दूसरा के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तीसरा ए एरिया ऑफ हॉट फेस, and another delta T upon delta X, this is also said to be temperature gradient। अगर हम इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज मेड करें अपने हिसाब से तो ये क्या बन सकता है? अब हमें उसी चीज को देखना। बेटा देखो मैंने क्या किया, जरा सा चेंज मेड किया, क्योंकि हमें यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी ले लिया, दैट इज आल्सो इक्वल टू, यहाँ पर देखिए के ए डेल्टा टी के साथ है, तो मैंने बोला कि हम यहाँ डेल्टा टी ऊपर ले रहे हैं और डेल्टा एक्स के नीचे डिवाइड करके हमने लगा दिया के ए। अगर आप गौर से देखें तो ये वही टर्मिनोलॉजी है जो ऊपर लिखी गई, क्योंकि के ए क्या है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर चला जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा भाई? जाएगा ना? अरे बोलो बेटा, ये सो गए सारे? ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इसको हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यस सर। लिख सकते हैं ना? भाई ईश्वर बोल रहा है, बाकी पायल शीतल ये सब आप लोग जो जुड़े हुए हैं, आप रिस्पांस दीजिए, माइक को तुरंत क्या करिए, अनम्यूट करिए, रिस्पांस दिया करें, जिससे कि पढ़ने में मजा आती रहे। नहीं तो केवल मैं ही पढ़ाता रहूंगा, आप रिस्पांस नहीं देंगे तो ऑनलाइन टीचिंग इसीलिए ज्यादा सक्सेस नहीं हो पा रही है। सभी बच्चों को क्लियर हो गया? यस सर। आप तुरंत Yes, sir. हाँ गुड। अब आप समझो मैं क्या कर रहा हूँ, सभी बच्चे एक साथ रिप्लाई दिया करें। अब आप जरा गौर करना, यहाँ पर जो मैंने लिखा है डेल्टा एक्स अपान के, इसको मैंने एक वेरिएबल ट्रीट करा और ये हो गया डेल्टा टी अपान आर। ये चीज हमें निकालना था, यानी कि हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दिस इज आल्सो इक्वल टू एच and that is also equal to delta T upon R. Here R equal to delta X upon Ka. R equal to delta X upon Ka, and this R is said to be thermal resistance of the rod. इसी को हम बेटा बोलते हैं delta X upon Ka is said to be thermal resistance of the rod। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे what do you mean by thermal resistance, तो आपको ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी कि थर्मल रेजिस्टेंस को हमने कैसे निकाला हुआ है। आगे चलते हैं। पॉइंट हमारा आज का सेकेंड पॉइंट, द सेकेंड पॉइंट ऑफ द डे, द फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टिविटी इन डेली लाइफ। और ये जो मैंने लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट आप सबको पता है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, जरा ध्यान दीजिए। एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिविटी इन डेली लाइफ, हमारे डेली रूटीन में एप्लीकेशन जो है कंडक्टिविटी के जो एप्लीकेशन है वो हम कैसे यूज में हमारे आते हैं, जरा देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज कुकिंग यूटेंसिल्स आर प्रोवाइडेड विद वुडन हैंडल। आपके जितने भी खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं उनके जो हैंडल होते हैं वो मोस्टली वुडन के बनाए जाते हैं या प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, या बेसिकली इंसुलेटर आप कह सकते हैं। जैसे वुड भी आपकी इंसुलेटर है क्योंकि हीट उसमें से कंडक्ट नहीं कर सकती, प्लास्टिक आपका इंसुलेटर है चूंकि हीट उससे भी कंडक्ट नहीं कर सकती। सो cooking utensils are provided with wooden handle because wood is poor conductor of heat, so our hand is safe from burning। क्योंकि जो हीट होता है, जो हमारा वुड होता है वो हीट का पुअर कंडक्टर होता है, इसलिए हम किसी भी जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उसके प्लास्टिक्स वुड प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारा हाथ जलने से बच सकता है। Another very most important example of the day, second, in winter bird often swell their feathers। आपने देखा होगा विंटर का सीजन है, आप गौर करिएगा, जो हमारे बर्ड्स होते हैं, जितने भी हमारे पक्षी हैं, ये अपने पंखों को फैला लेते हैं, फुला लेते हैं। दूसरे शब्दों में हम बात करें, जो फुला लेते हैं देन क्या होता है, जब वो फुला लेते हैं तो उनके पंखों के बीच में एयर क्या कर जाती है, इनक्लोज कर जाती है, और वो एयर भी इंसुलेटर का काम करती है, जिससे जो हमारे बर्ड्स हैं उनको ठंड नहीं लगती और वो सेफ रहते हैं ठंडी के सीजन में। जितने भी हमारे पक्षी हैं या जो भी हैं वो, उनको कोई कपड़े थोड़ी पहनाए जाते हैं, उनको स्वेटर डाल दिया गया, उनको मफलर लगा दिया गया, कान बंद कर दिया गया, ऐसा कुछ थोड़ी है, वैसे नेचुरल है वो।
तो उनको ऐसे ईश्वर ने डिजाइन किया हुआ है। वही चीज मैंने लिखा है, इट्स विंटर इन विंटर birds often swell their feathers because air enclosed between the body and feathers does no heat allow flow of heat from body to bird to cold surroundings, और उनको ठंडी लगने से बच जाती है। और इस बात को मैंने एक दिन क्लास में भी डिस्कस किया था अभी पिछले लेक्चर में। The third applications of conductivity in your daily life is sawdust. Sawdust is a poor conductor of heat than wood, of which is it made. This is again air trapped in the sawdust. अगला न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो हमारा पॉइंट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज नॉट इन योर सिलेबस। हमारे पास जो अगला आता है यहाँ तक बेटा किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। नो सर। बेटा देखो आपके पास बुक जो अवेलेबल है उस बुक में जरा देखिए, जो मैंने शुरू में सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस में कहीं ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो नहीं है ना? जरा देखिए बुक में सभी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आई थिंक वो नहीं है शायद। देखना बेटे जल्दी, इस बार रिमूव किया गया ड्यू टू कोविड। हाँ बेटे, देखा आपने? देख रही है अभी। जल्दी देखो। सर रिमूव कर रखा है, क्या बेटा? इसमें नहीं है सर। जरा पढ़ के बताना कौन कौन से पॉइंट है उस यूनिट में। सर थर्मल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम वो अभी मैंने करा दिया आपको। डेफिनेशन टेम्परेचर, हाँ वो तो हो गया। हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, हाँ वो तो हो गया ना, और आगे बताओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, आइसोथर्मल एंड एडिबैटिक प्रोसेस। अरे वो तो थर्मोडायनेमिक्स में चले गए बेटे, हमें यूनिट नंबर 7 में देखना है, उसके ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में सर, उसमें देखो परफेक्टिव ब्लैक बॉडी है शायद, ब्लैक बॉडी यूनिट नंबर 7 में देखना है आपको। चैप्टर नंबर 11। ओके सर। पढ़ के सुनाइए, मैं देख लूंगा, बोलते जाओ। नहीं सर, इसमें हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, और आगे चलते रहो जल्दी जल्दी। लिक्विड एंड गैसेस एंड एनोमलस हाँ। एक्सपेंशन ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाँ ये सब हो गया। हाँ जल्दी जल्दी आगे बढ़ता रहे बेटा। हाँ चेंज ऑफ स्टेट, लेटेंट हीट कैपेसिटी, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, हाँ ये रेडिएशन, भी करा दिया, ये भी करा दिया। क्वालिटिविटी, हाँ वो अभी करा दिया, क्वालिटेटिव स्टडी। हाँ हो गया। और आइडियाज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हाँ ये आ गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। उसके बाद और उसके आगे भी बताओ।
Wayne's displacement law. वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। हाँ जी। अच्छा बस इतना ही ना, वेन्स के आगे कुछ तो नहीं है? Stephen's law. कौन सा लॉ? स्टीफन। स्टीफेंस लॉ। अच्छा ठीक है, 3 पॉइंट बच रहे हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर बेटे 3 पॉइंट रेस्ट है। नंबर 1 परफेक्टली ब्लैक बॉडी, नंबर 2 वेन्स लॉ, और नंबर 3 है स्टीफेंस लॉ। तो ये केवल 3 लॉ जैसे हम पढ़ेंगे बेटे, बस ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा और आज का लेक्चर भी हम यहीं पे ओवर करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं हम। एक और है। और कौन सा बेटा? ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाँ वो तो मैंने क्लास में डिस्कस कर दिया था। ग्रीन हाउस इफेक्ट वो तो पहले के दो बार पहले कराया जा चुका। आइए देखते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी ये क्या होता है। पॉइंट नंबर 6, लुक एवरीवन, जो पॉइंट बेटा सिलेबस में है केवल वही करने हैं, रेस्ट पॉइंट आप सभी बच्चों को छोड़ने हैं। परफेक्टली ब्लैक बॉडी, अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज व्हाट which absorb completely the radiation of all wavelength incident on it। यानी कि जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है उसका मतलब ये नहीं हो जाता वो काले काले रंग की बॉडी हो। वो ऐसा पर्टिकुलर बॉडी होती है कि उस पर अगर किसी भी पर्टिकुलर जो रेडिएशन इंसिडेंट हो, चाहे जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की हो, वो सबको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। उसे हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। इट मीन्स a body which absorbs completely the radiation of all type of wavelength incident on it, that particular body is known as perfectly black body। Next point is, because black body reflects no wavelengths, because black body reflect no wavelength, it appear to black and its absorption A equal to 1। यानी कि क्योंकि देखो बेटे सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर कोई भी चीज रेड दिख रही है, इसका मतलब ये है कि वो रेड कलर की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर चीज ग्रीन दिख रही है, इसका मतलब ये हो जाता है कि वो पर्टिकुलर बॉडी ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. अच्छा, अब आप बताइए, अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी व्हाइट कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो वो व्हाइट कलर की बॉडी हमें नजर आ रही है, तो वो किस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा? बताइए कोई भी स्टूडेंट, व्हाइट कलर को। कोई भी बच्चा बताइए। अगर कोई क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन ये है, अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट व्हाइट कलर को रिफ्लेक्ट करता है, सफेद रंग का हमें नजर आता है, तो किस कलर की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करेगा? बताइए जल्दी बताओ बेटा। अनम्यूट योर माइक, माइक को अनम्यूट करें, जल्दी बतलाइए। बोलिए बोलिए। व्हाइट। नहीं समझ में आ रहा है? सर व्हाइट। कपीस, हाँ सर देखिए, व्हाइट अगर वो व्हाइट का मतलब ऐसे नहीं होता, क्योंकि व्हाइट कलर जो है वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि वो सातों रंग को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा अगला क्वेश्चन लीजिए इसी से, अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी ब्लैक कलर की है, तो वो किस रंग को रिफ्लेक्ट करेगी या किसी रंग को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी? बताइए, बोलिए बोलिए। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ, आप गौर करें। इफ एनी बॉडी रिफ्लेक्ट नो वेवलेंथ, अगर कोई भी पर्टिकुलर बॉडी किसी भी कलर को, किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, तो कैसे अपीयर करेगी? ब्लैक। वो कैसे दिखेगी? वो ब्लैक दिखेगी। और उसका एब्जॉर्बटेंस जो होता है वो 1 होता है। यही चीज हमें आपको बतानी है। और प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो कोई बॉडी, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो कोई पर्टिकुलर बॉडी परफेक्ट नहीं होती इस संसार में, आप जानते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फेरी, ये देखो मैंने उनके बारे में यहाँ डिस्कस करा। उन्होंने एक बॉडी बनाई थी और उसका सिस्टम ये था, इट इज द डबल वॉल्ड एविक्यूटेड स्फेरिकल कैविटी whose inner wall is blackened, there is a fine hole in it and black body heated
to high temperature, then it emits radiation of all kinds of wavelength. उन्होंने इस प्रकार की एक बॉडी बनाई, इसमें एक कमी रह गई थी यहाँ पे, ये पॉइंट ऐसे भी यहाँ पे डिजाइन किया गया था जैसे मैंने डिजाइन किया है। तो इस बॉडी को उन्होंने परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहा था, क्योंकि जो रेडिएशन एक बार इसमें एंटर कर जाता था वो बाहर आउट नहीं होता था, क्योंकि वो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेता था, इसलिए उसका नाम यही रखा गया था, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो ये तो था ब्लैक बॉडी के बारे में। इसके बाद हमारा आता है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है, जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने सीखा, लेकिन एक बात हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो पर्टिकुलर बॉडी जिसका एब्जॉर्प्शन 100% होता है, मतलब जो हर चीज को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके अंदर ये पावर होती है कि वो हर चीज को पूरा रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। यानी कि अगर हम इमिसिविटी की बात करते हैं तो स्टीफन महोदय ने, ये जो हमारा पॉइंट नंबर 8 है, 7 पॉइंट इज नॉट इन दिस ईयर सिलेबस, तो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टीफेंस लॉ और स्टीफेंस फोर्थ पावर लॉ। ये क्या है बेटा, जरा समझते हैं। देखिए, जैसे कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, वो बार बार रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जाहिर सी बात उसका टेम्परेचर रेज करेगा। माना कि उसका टेम्परेचर T हो गया, और अगर उससे हम रेडिएशन को लेते हैं तो जाहिर सी बात है रेडिएशन उससे एमिट होंगी, हीट एनर्जी उससे निकलती है। तो स्टीफन महोदय ने कहा कि अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया परफेक्टली ब्लैक बॉडी is directly proportional to fourth power of the absolute temperature of that particular body. स्टीफन महोदय ने कहा कि हीट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ध्यान दीजिएगा, हीट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया पे परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। इट मीन्स, इन्होंने बोला E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं, देन हियर वी यूज ए कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज सिग्मा एंड T to the power 4. Here E equal to sigma T to the power 4 and here sigma is called proportionality constant. इसका क्या नाम है? proportionality constant, या चूंकि इसको स्टीफन ने दिया था इसलिए इस सिग्मा को बोलते हैं यहाँ पर स्टीफन कांस्टेंट। क्योंकि किसने दिया था? इसको स्टीफन ने दिया था, इसलिए इसका नामकरण कर दिया गया स्टीफन कांस्टेंट। एंड इट्स वैल्यू इज प्रैक्टिकली फाउंड दैट 5.67 into 10 raised power minus 8 watt per meter square per Kelvin's power 4. Its dimensional formula is ml minus 3 k power minus 4. कुछ खास बातें बेटा मैंने आपके लिए यहाँ पर इसलिए डाली हैं क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीजें थोड़ा सा पूछी जा सकती थी, इसलिए वो चीजें यहाँ आपके सामने हमने डाली हैं, जो कि इसमें मेंशन है। यू कैन सी हियर नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4। ये चीजें थोड़ा कॉम्पिटिटिव है क्योंकि हमारे सिलेबस का ये पार्ट अब नहीं है फिलहाल, इसलिए यदि आप चाहें तो आप इस फार्मूला को देख सकते हैं। और आज हमारा अगला पॉइंट है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो हमारा आज का सेकंड लास्ट पॉइंट है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन महोदय ने क्या कहा, ये वीन के बारे में बात करते हैं। देखिए, वीन महोदय ने एक सिंपल सी बात बताई। उन्होंने कहा, अगर कॉन्सेंट्रेट करें सभी इस पर्टिकुलर डेफिनेशन पर, डेफिनेशन में वो सारी चीजें बेटा डाल दी गई हैं। द वेवलेंथ maximum wavelength, you can say the wavelength maximum intensity of emission of a black body radiation is inversely proportional to temperature of black body. इन्होंने कहा कि अगर कोई ब्लैक बॉडी मैक्सिमम वेवलेंथ को, m स्टैंड फॉर मैक्सिमम, वेवलेंथ को क्या करती है? एमिट करती है, देन दिस मैक्सिमम वेवलेंथ, the maximum wavelength intensity of any particular black body is inversely, टेम्परेचर अगर कम होगा तो उसकी वेवलेंथ की एमिसिविटी ज्यादा होगी। देन ये लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t और लैम्डा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को बेटा हटाते हैं, देन हियर वी यूज लैम्डा m इक्वल टू b 1/t
या lambda m equal to b by t. Here b is a proportionality constant and here that is called Wien's constant. यहाँ पर हम इसे क्या कहते हैं? Wien's constant. ये सब दो नंबर में महत्वपूर्ण है, चाहे Wien's लॉ हो या स्टीफेंस लॉ हो. Listen carefully once again the definition. The wavelength lambda m of maximum intensity of emission of black body radiation is inversely proportional to absolute temperature of the black body, and we got lambda m equal to b by t. Here b is called proportionality constant, basically said to be Wien's constant, and always memorize the value, that is b equal to 2.892 into 10 raised power minus 3 milli Kelvin. 10 raised power minus 3 मिली केल्विन, ये इसकी वैल्यू है जो आपके सामने आई है. तो ये हमारे पास क्या था? दिस इज अबाउट अवर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है. इसके बाद बेटा ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है. इसमें एक खास बात आती है ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो जरा ये उसका चर्चा कर लेते हैं. शायद आपको ये मेमोराइज होगा. जब आप छोटी क्लास में पढ़ते थे तो वहां आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाया गया है. आज थोड़ा उसी की हम चर्चा कर लेते हैं. आइए जरा सा. जो हमारे हिली एरियाज हैं जहां पर मैक्सिमम ठंड होती है, तो वहां हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है बेटा. तो उस हीट को हम कैसे अपने पास रोक सकते हैं? जो सूर्य का सोलर सिस्टम है उसमें जो इंफ्रारेड रीजन होता है वहां से हमें हीट मिलती है. थोड़ा हमें ध्यान रखना है. 7 प्रकार की वेवलेंथ होती हैं. स्पेक्ट्रम पाया जाता है सन में, जो रेडिएशन हमारे तक आती है. जो उसमें से हीट का पार्ट होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन से क्रिएट होता है. तो जहां पर हमें गर्मी की नीड होती है ना बेटे, वहां हम क्या करते हैं? ग्लास का एक हाउस बनाते हैं. उस ग्लास के हाउस में क्या होता है कि रेडिएशन की प्रॉपर्टी होती है कि रेडिएशन ग्लास को तो पेंट्रेट कर जाता है, अंदर चला जाता है, लेकिन बाहर नहीं आता. तो कहीं कितनी भी ठंडी हो तो अगर वहां पर ग्लास लगा हुआ है तो हीट अंदर चली जाएगी लेकिन बाहर निकल नहीं पाएगी. और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में, जैसे देखिए हमारे घर में अगर एक कोई कार है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, तो कार अगर बाहर धूप में खड़ी है, ठीक है भाई खड़ी है, रेडिएशन सन से आ रही है, अंदर कार के अंदर जा रही है, चारों तरफ शीशे लगे होते हैं, लेकिन वो हीट रेडिएशन बाहर नहीं आती. जब आप अचानक कार का दरवाजा खोलते हैं, देखिए कार अंदर कितनी गर्म रहती है, बाहर के टेम्परेचर से भी बहुत ज्यादा हॉट रहती है. उसका कारण यही होता है कि वो हीट अक्यूमुलेट कर जाती है. और ऐसा ही एग्जांपल है हमारा सोलर कुकर का. सोलर कुकर में भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट हम यूज में लाते हैं जिससे हम हीट को थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं. सेम कंसेप्ट हम यूज करते हैं हिली एरियाज में, जहां पर हमें प्लांट को अगर जीवित रखना, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसे हमें जीवित रखना होता है, उसे हम उस ग्लास के बॉक्स में रख देते हैं जिससे वो टेम्परेचर उनको मिलता रहता है. और यही जो कंसेप्ट है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्प्ले में देता है. ग्रीन हाउस इफेक्ट. आई होप आप सबको आज के लेक्चर समझ में आया होगा. अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बता सकता है. ठीक है. आज अभी 22 बच्चे ही लाइव हैं, बाकी के इतने बच्चे सो रहे हैं. ध्यान रखिएगा बेटे, हर चीज आपकी प्रॉपर चेक करूंगा. इस चीज का आपको सभी बच्चों को ध्यान रखना है. और दूसरी सबसे अहम बात, जितने बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है वो सभी बच्चे अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करके अपने नाम के साथ ग्रुप में शेयर करें. और ये लिख दीजिएगा कि आपका ये सर्टिफिकेट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैटर ग्रुप में डाल रहे हैं, तो उसमें हम उन्हीं को ओपन करेंगे जो आपका लिखा होगा कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पास संदीप, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पास. सर वो डाउनलोड नहीं हो रहा. कैसे, क्या दिक्कत आ रही है सर? डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो वो डाउनलोड ही नहीं होता, कुछ टेक्निकल इश्यू आ रही है सर शायद. क्या रही है? डाउनलोड नहीं होता सर वो. नहीं कैसे नहीं हो रहा, वही पूछ रहा हूँ. क्या आप कैसे डाउनलोड कर रहे हैं जरा बताइए. सर वो मैसेज आया था ना फोन पे जब वैक्सीनेशन कराया था, तो उस पे सर्टिफिकेट पे जाकर डाउनलोड का ऑप्शन है, क्लिक करे तो फिर वो डाउनलोड होता ही नहीं है. ठीक है, मैं ग्रुप में भी एक मैसेज सेंड कर दूंगा. समझ में आ गया? ग्रुप में आपके एक मैसेज आएगा, उसमें एक नंबर होगा,
उस नंबर को आप अपने कॉन्टैक्ट में सेव कर लेना और व्हाट्सएप के मेथड से उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अभी एक मैसेज आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और डाउनलोड सर करने के हमारा वो बाद आया नहीं है। क्या सर जिसके आप बता रहे वो हमारे फोन पे आए नहीं है वो मैसेज। अभी भेजूंगा बेटा, भेजा कहाँ, ठीक है जी। अभी भेज दूंगा, अभी तुरंत जैसे लेक्चर खत्म होगा तुरंत मैं आपके पास भेज रहा हूँ। और उसी प्रोसेस से डाउनलोड करके सर्टिफिकेट मुझे आपकी बेनिफिशियरी आईडी चाहिए, सभी बच्चों की बेनिफिशियरी आईडी की हमें नीड है। तो आपको वैक्सीनेशन लग गया। और खास करके संजीव म्यूट करो अपना माइक, अदर और किसका माइक ओपन है, इसके माइक ओपन है, ईश्वर माइक म्यूट करिए जिससे कि हमारी वॉइस प्रॉपर आप तक पहुंचे। ध्यान दीजिएगा, आप सबके वैक्सीनेशन की हमें नीड है। जो हमारे 6 ग्रुप लीडर हैं वो 6 ग्रुप लीडर इस बात को इंश्योर करेंगे कि सबके सब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उनके, जैसे उनके अंदर किसी बच्चे के अंडर 10 बच्चे हैं, किसी बच्चे के अंदर माना कि उनके 11-12 साथी हैं, वो नोट करेंगे उनके वैक्सीनेशन आए या नहीं आए। और उन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में बेटा एक बेनिफिशियरी आईडी होती है और 2 चीजें, हमें 2 डाटा चाहिए, बेनिफिशियरी आईडी और किस तारीख को आपका वैक्सीनेशन हुआ है। तो ग्रुप लीडर्स अपने 10 बच्चों का डाटा बना लेंगे और वो ग्रुप लीडर जब उनका 10 बच्चों का डाटा कंप्लीट हो जाएगा तो तुरंत ग्रुप में शेयर करेंगे, हाँ जी हमारा 10 बच्चों का देखिए पूरा हो गया, हमने ग्रुप में शेयर कर दिया। तो उसमें हमें आप 3 चीजें बना कर दोगे बेटा। नंबर 1 पर नाम क्या है, मैं एक प्रोफार्मा शेयर कर देता हूँ। प्रोफार्मा क्या, सिंपल सी बात है, नेम, डेट ऑफ वैक्सीनेशन एंड बेनिफिशियरी आईडी, 3 चीजें हमें चाहिए। वंस अगेन, नेम, बेनिफिशियरी आईडी जो कि आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा बेनिफिशियरी आईडी, एंड डेट ऑफ वैक्सीनेशन वो भी लिखी होगी कि किस तारीख को आपको वैक्सीन लगी है, नेक्स्ट डोज कब लगनी है। ये एक्चुअल में सिस्टम पर अपडेट करना है। तो सारे ग्रुप लीडर्स इस बात को ध्यान देंगे, वो ये पैटर्न को फटाफट हमें बना के देंगे, ठीक है ना। अब कोई क्वेरीज है तो पूछिए। और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होगा ये मैं अभी तुरंत आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब आपका क्वेरी का टाइम, किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो आप बताइए। और किसी बच्चे को कोई वैक्सीन से दिक्कत तो नहीं आई? नो सर। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आई हो तो जरा बोलिए फटाफट, संकोच नहीं करना है, बोलिए। नो सर। ओके, तो ये जो काम मैंने बेटा कहा है, ओके, ये जो मैंने वर्क दिया हुआ है, खास करके ग्रुप लीडर्स, कितने ग्रुप लीडर आज हैं ग्रुप में जुड़े हुए? ग्रुप लीडर नंबर 1 कल्पना आई है क्या? ग्रुप लीडर नंबर 1 कल्पना ही तो है। ग्रुप लीडर नंबर 2 अमृता, ग्रुप लीडर ही गोल है। ग्रुप लीडर नंबर 3 अजय है, ठीक है। नंबर 4 ये भी नहीं है। बेटा आप जो उनके दोस्त हैं तो जरा उनको ये बता दीजिएगा कि सर ने ये बोला हुआ, ये काम आपको करके भी देना है और प्रॉपर क्लास भी अटेंड करनी है। आज 21-22 बच्चे लेक्चर में थे, रेस्ट आपको ये काम पूरा करना है, ठीक है ना बेटे। तो रखते हैं आज का, हाँ ओके।